नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र संकट पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। विधायकों के बाद अब सांसद भी शिंदे के संपर्क में हैं। 14 सांसद शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं, शिंदे के साथ जा सकते हैं 14 सांसद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र सरकार लगातार कमजोर होती जा रही है। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने एक एक करके आप देखिए किस तरह से विधायकों को तोड़ा, और अब खबरें आ रही है कि 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 14 सांसद शिंदे के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। विधायकों के बाद अब सांसद भी शिंदे के संपर्क में है। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायकों के बाद अब सांसद भी शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यानी लगातार उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की जो कोशिशें हैं वो एकनाथ शिंदे की ओर से लगातार जारी हैं। सबसे पहले सरकार और उसके बाद पार्टी को लगातार कमजोर कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ गए हैं। पीयूष, लगातार उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की जो कोशिशें हैं एकनाथ शिंदे की वो चल रही हैं। सबसे पहले विधायक और अब 14 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बिल्कुल चारुल, एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे गुट है उसको कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले लगातार विधायक बागी होते चले गए और अब जो सबसे बड़ा संकट और सवाल यहाँ पर बना है कि अब जो इनके सांसद हैं वो भी बगावत पर उतर आए हैं। तो निश्चित तौर पर जो 14 विधायकों की बात कही जा रही है, एकनाथ शिंदे गुट के साथ 14 विधायकों का संपर्क बताया जा रहा है। तो 14 सांसदों का संपर्क बताया जा रहा है, माफ करिएगा। तो उन सांसदों में अब तक कई सांसद ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे शुरुआत से, लेकिन अब वो सांसद धीरे धीरे उस तरफ पलटते जा रहे हैं जिस तरफ सत्ता की चाबी आती जा रही है। पीयूष, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर लें तो फिलहाल स्थिति जो है वो कुछ भी स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, एक तरफ हमने देखा कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर जिस तरह एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर सूरत जाते हैं, सूरत से गुवाहाटी जाते हैं, उसके बाद लगातार विधायक गुवाहाटी पहुंचते हैं, आंकड़ा पूरी तरह से बढ़ जाता है। सिर्फ सरकार ही नहीं, पार्टी भी कमजोर होती नजर आती है। उद्धव ठाकरे ये सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद स्थिति मानो उनके हाथ में आती नजर नहीं आ रही है। वो सिर्फ एक बेबस इंसान की तरह देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब पहले विधायक और उसके बाद 14 सांसद संपर्क में है, लेकिन उद्धव को इस बात की खबर तक नहीं लग रही है, वो रोक तक नहीं पा रहे हैं ये सब कुछ। देखिए, बिल्कुल उद्धव ठाकरे जहां तक सोचते हैं, जब तक उसके पहले ही उनके यहाँ खेमे में बगावत साफ दिखाई देना शुरू हो जाती है। और कई बार उद्धव ठाकरे ने मार्मिक अपील तक की है। चारुल, आपको याद होगा कि सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर उन्होंने आकर तमाम बातें कही थी, लेकिन उसके बावजूद जो विधायक थे वो लगातार टूटते चले गए। और अब सांसदों का टूटना कहीं ना कहीं ये पार्टी में दो फाड़ की जो बात कही जा रही थी उसे सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये भी समझेंगे पीयूष की। देखिए, एक तरफ हमने देखा कि आपको याद होगा भी कुछ वक्त ही हुआ है जब आदित्य ठाकरे ने कहा कि 14 से 15 विधायक जो गुवाहाटी में मौजूद है वो हमारे संपर्क में है। लेकिन ऐसे में जहां वो ये दावा कर रहे थे आदित्य ठाकरे कि 2 गुट बन गए हैं दरअसल, और ये दिखाने की कोशिश की कि वहां पर फूट पड़ चुकी है। ऐसे में एक और झटका है ये कि 14 सांसद इस वक्त एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। बिल्कुल, 14 सांसदों का एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क होना ये बात साबित करता है कि 14 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में, एकनाथ शिंदे के संपर्क में, एकनाथ शिंदे का तो निकल गए। हेलो चारुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी पीयूष, अपना जवाब पूरा करें। ये सब कुछ जो सिनेरियो बनकर निकलकर सामने आया कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे कोई और दावा कर रहे थे कि 14 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं, और उतनी ही संख्या, उतनी ही मात्रा में सांसदों को अपने संपर्क में ले आए हैं शिंदे। बिल्कुल, एक सांसदों को संपर्क में लाना शिंदे की तरफ ये इस बात का इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो पार्टी में जो 2 फाड़ की बात मैं चारुल शुरुआत से कह रहा था
कि शिंदे कैंप और दूसरा उद्धव कैंप, तो अब सांसदों का जाना निश्चित तौर पर, जो बात कल भी मैंने कहा था कि पार्टी पर कब्जा करने की जो कोशिश होगी शिंदे की, वो इसी तरह होगी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के सामने भी ये बात जाएगी कि पार्टी किसकी है और कौन पार्टी का नेता। तो ऐसे में सांसदों का होना भी साथ बहुत जरूरी था। और इस वक्त जो स्थिति बन रही है, जो हालात बन रहे हैं कि अगर सांसद उनकी पाले में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा जो है वो शिंदे का नजर आएगा। और शिंदे शिवसेना के तौर पर वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते नजर आएंगे। अगर हम बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे की करें तो पीयूष, आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से किस तरह से चाचा भतीजे में लड़ाई रही, बयानबाजियां भी हमने देखी, लेकिन अब राज ठाकरे को साथ लाकर उद्धव ठाकरे जो दिखाना चाहते हैं कि दरअसल हिंदुत्व के एजेंडे से हिली नहीं है शिवसेना सरकार। लगता है कि कुछ मजबूती मिल पाएगी। हालांकि जिस तरह आंकड़े विधायक और सांसदों के नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या अपनी पुरानी छवि पर वापस आ पाएंगे उद्धव? देखिए, उद्धव लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पुरानी छवि पे वापस आ सके, और उसके लिए उन्होंने कई बार ये बात कहा कि हम हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं। और जिस दिन से ये पूरा विवाद शुरू हुआ उस दिन से भी उनके साथ के जो समर्थक थे उनका कहना ये था कि अगर हम सच्चे हिंदू नहीं हैं तो फिर वो क्या सच्चे हिंदू हैं जो बगावत कर यहाँ से गए हैं, बागी बनकर यहाँ से गए हैं। तो ऐसे तमाम सवाल थे, ऐसी तमाम बातें थी जो खुल के सामने नजर आई हैं। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति जो है महाराष्ट्र की, वो ये है कि यहाँ की राजनीति पल पल पर बदल रही है। और इस पल पल पर बदलती राजनीति में एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब उद्धव ठाकरे कैंप जो है वो पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष उस तमाम जानकारी के लिए। तो उद्धव ठाकरे का गुट पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले विधायक और अब 14 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, जो कि साफ दिखाता है कि न सिर्फ सरकार बल्कि पूरी शिवसेना पार्टी पर आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे अपना दावा ठोकेंगे। और इसी के लिए आप देखिए कि लगातार उद्धव को कमजोर करने की जो कोशिशें थी उस पर अमल लाया है एकनाथ शिंदे ने। हालांकि यहां से यानी महाराष्ट्र से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। संजय राउत हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, अलग अलग दावे कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे यहां तक कह रहे हैं कि 14 से 15 विधायक ऐसे हैं गुवाहाटी में जो मौजूद हैं, जो कि हमारे संपर्क में है, यानी गुवाहाटी में 2 गुट बन चुके हैं। लेकिन यहां विधायकों के बाद जिस तरह 14 सांसदों के शिंदे के संपर्क में होने की खबरें सामने आ रही हैं, वो दिखा रहा है कि आदित्य ठाकरे सिर्फ और सिर्फ फूट की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ भी जुड़ गए हैं। रवि, क्या अपडेट है? 14 विधायकों, माफ कीजिएगा, 14 सांसदों के संपर्क में होने की खबरें आ रही है एकनाथ शिंदे के। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में आते जा रहे हैं। पर हमें ये देखना होगा कि इसके परिणाम आगामी क्या निकल कर आते हैं, किस पक्ष में ये जो तमाम सांसद हैं और विधायक हैं वो जाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ रही है गुवाहाटी में, वैसे वैसे चुनौती भी एकनाथ शिंदे के सामने लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर सांसद विपक्ष में आते हैं, एमएलसी विपक्ष में आते हैं, क्या सब बागी हो जाएंगे, सभी आकर गुवाहाटी में डेरा डाल लेंगे, या ये जो बागी विधायक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको महाराष्ट्र ये लेकर जाएंगे, वहाँ चुनौती को स्वीकार करेंगे। ये तमाम चीजें जो है देखने वाली बात होगी। और लगातार बागियों की जो फहरिस्त है वो बढ़ रही है। तो अब देखना ये होगा कि तमाम जो ये बागी सांसद हैं क्या वो यहाँ पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए रवि, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस होटल में ये तमाम विधायक ठहरे हुए हैं, निर्दलीय विधायक जहां पर उनके साथ मौजूद हैं, शिवसेना विधायक उनके साथ मौजूद हैं, ऐसे में खबरें हैं कि होटल की बुकिंग भी आगे बढ़ा दी गई है। यानी अभी फिलहाल आप ये मानिए कि कुछ और दिन गुवाहाटी में मौजूद रहेंगे एकनाथ शिंदे के साथ ये तमाम विधायक। और ऐसे में जिस तरह लगातार हम और आप जिक्र भी कर रहे हैं, इन सबको वहां पर इसी इच्छा शक्ति के साथ रखना कितना बड़ा चैलेंज एकनाथ शिंदे के लिए हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वापसी के लिए जरूर बुलाया जा रहा है, प्रेशर बनाने की कोशिश भी की जा रही है, चाहे वो विधायकों की सुरक्षा हटाने को लेकर हो, विभाग वापस छीनने को लेकर हो। बहुत बड़ी है और 5 जुलाई तक होटल को एक्सटेंड कर दिया गया है और हो सकता है कमरे भी बढ़ाए जाएं, क्योंकि जिस तरह सूचना मिल रही है कुछ और विधायक जो है
गुवाहाटी आ सकते हैं और सांसद भी अगर बागी हो रहे हैं तो वो भी गुवाहाटी आएंगे, या फिर वो सांसद इन तमाम विधायकों को महाराष्ट्र में बुलाकर रखेंगे। ये तमाम चीजें हैं, पर फिलहाल मामला कोर्ट में है और ऐसे में कोर्ट की तरफ से निर्णय का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट बिल्कुल इंतजार करते हैं और देखते हैं कि तस्वीर किस तरह से बदलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, ये तमाम जानकारी देने के लिए। शब्बीर अहमद एनसीपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। कबीर जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदलती जा रही है और अब सबसे अहम चीज, दो गुट अलग अलग पड़ चुके हैं, उद्धव ठाकरे अलग और यहाँ पर आप देखिए एकनाथ शिंदे अलग। ऐसे में एनसीपी की क्या भूमिका रहने वाली है? हमारी भूमिका, पहले तो आपके दर्शक का अभिनंदन कर दूं और आपको आभार प्रकट करूं कि सबसे पहले यह है कि हमारी भूमिका जो पहले थी वो अब भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हमने जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है और इस अघाड़ी के हम हिस्से हैं, हम लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई है और उद्धव जी अपने स्टैंड पर हैं, तो हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बाकी चीजें जो है वो फ्लोर पर होगी और जब जो कुछ भी होगा वो आगे का निर्णय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब लेंगे। शब्बीर जी, शरद पवार जी को हमेशा से कहा जाता है कि राजनीति में वो कुछ इस तरह की चाल चलते हैं कि आखिरी मोमेंट तक आप देखिए कि पूरा सियासी घटनाक्रम जो है वो बदल जाता है। क्या इस बार फिर से शरद पवार जी के भरोसे रहा जा सकता है इस महाविकास अघाड़ी दल को बचाने के लिए? देखिए, भरोसे से जहां भरोसा टूट जाता है वहां कहीं न कहीं भरोसा भी भरोसे पर रह जाता है। आज एक चीज है कि जो महाराष्ट्र की चलती हुई सरकार में इस तरह की जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, इनके कारणों को भी आप जान चुकी हैं और यह आप अच्छी तरह जानती हैं कि शरद चंद्र जी पवार जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उनके अंदर उतने कर्तृत्व है, उतने उनके अंदर निर्भीकता है और उस तरह की वो चालों में सफल हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप देखिए, क्योंकि बातें बड़ी ये है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ खामोश है और खामोशी को समर्थन न माना जाए। हो सकता है कि जो हमसे माने शिवसेना से जो अलग गए हैं उनमें से कुछ अलग होकर के फिर फ्लोर पर हमारे साथ आ सकते हैं। इनकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको लगता है, देखिए उद्धव ठाकरे तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं शब्बीर साहब कि वो अपने जो शब्बीर जी आपके पास लौटेंगे। अरविंद सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ बन गए हैं। अरविंद जी, जिस तरह हम देख रहे हैं बीजेपी अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि महज 3 से 4 दिन बचे हैं कि हम विपक्ष में हैं, यानी अब कहा जा सकता है कि खुलकर पिच पर उतर आई है बीजेपी। देखिए, केवल हमारे बोलने की बात नहीं है, जो परिस्थितियां महाराष्ट्र में क्रिएट हुई है उससे तो ये साफ हो गया है कि ये सरकार रहने वाली नहीं है, सरकार जाने वाली है। क्योंकि जिस सरकार के एक प्रमुख पार्टी के आधे से ज्यादा और ये कहिए कि आपस एमएलए उसमें अविश्वास व्यक्त कर रहे हों और पूरा का पूरा कैबिनेट जिसमें एक दो मंत्रियों को छोड़कर सब चाहते हो कि ये सरकार न चले, तो निश्चित है कि वो सरकार अब नहीं चलेगी, उसकी आयु नहीं रह गई है। तो जो भी बोला है, चाहे बीजेपी के लोग बोले ये बात या दूसरा कोई बोले, ये बात तो सही है कि ये सरकार जाने वाली है और बहुत जल्दी जाने वाली है। शब्बीर अहमद जी भी हैं, एनसीपी के नेता हैं। शब्बीर जी, साफ कह रहे हैं अरविंद जी के पहले से ही पता चल रहा था कि सरकार तो बचेगी नहीं। जी, अरे वो तो जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से भाजपा इसकी मियाद 3 महीना 6 महीना साल भर 2 साल करते करते आज ये 2.5 साल का समय निकल गया और बीच में इस तरह की बात आई है। तो आप तो जानती हैं, तो सृष्टि के भी नियम में है, किसकी उम्र को कौन जानता है कि कितना दिन रहेगा कितना दिन जाएगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के बीच अवैधानिक कृतियों को पैदा करके सरकार गिराना ये भाजपा का ही काम है और ये वो अपने काम में लगी रहे। हम लोग संवैधानिक तरीके से फ्लोर पर जब टेस्ट होगा तो मैं शायद भी जुमला इस्तेमाल करता हूं कि इनके जो भागे हुए जिनको ये ले गए हैं, कुछ भय से कुछ लोभ से खामोश बने हैं, वो हमारे साथ आ जाएंगे और हमारी सरकार बच जाएगी। अरविंद जी, शब्बीर जी कह रहे हैं कि अभी भी सरकार जो है हमारी रहेगी और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लगातार असंवैधानिक तरीके से सरकार गिराना चाहती थी। देखिए शब्बीर भाई, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना, इनसे पूछिए कि ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार चला रहे थे
तो क्या कारण है कि इनके होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा है 100 करोड़ प्रतिदिन वसूली के आरोप में, और इनके ही पार्टी के एक प्रमुख कैबिनेट नवाब मलिक साहब भी जेल के अंदर हैं। तो महाराष्ट्र के जनता ने और भारत के जनता ने देखा है कि कितने ये संवैधानिक तरीके से ये सरकार चलाई। मैं जवाब देता हूं। दूसरा संवैधानिक प्रावधान ये है कि सरकार आप तभी चला सकते हैं जब सदन में बहुमत हो, और वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि आप ही के लोग आपको छोड़ के चले गए हैं और आपकी सरकार अल्पमत में आ गई है। तो ठीक है, फ्लोर पर ही फाइनली प्रूव होता है कि बहुमत है या नहीं है, वो फ्लोर पे भी प्रूव हो जा रहा है। तो जो दिख रहा है प्रत्यक्षम किम परमाणम, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुमत में नहीं है। अल्पसंख्यक आप जो बहुमत खो चुके हैं, थोड़ी भी नैतिकता होती आपके गठबंधन के अंदर तो आप तुरंत कहते गवर्नर के पास जाके कि हम बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं या आप रिजाइन देते। लेकिन नैतिकता की आशा तो आपके गठबंधन से, महामिलावटी गठबंधन से की नहीं जा सकती है। अजी जनाब, मैडम मैं बोल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इनसे कहिए कि जहाँ ईडी, आईटी, ईडी, सीबीआई ये बन जाए भाजपाई, तो आप ये बताइए कि हमारे नेता जेल में रहे या किसी जेल में रहे, हम क्या भरोसा दे सकते हैं? आप यही बता दीजिए ना। नवाब मलिक या वो 100 करोड़ की बात कह रहे हैं, 100 करोड़ बात का इल्जाम लगाने वाले को सरकारी गवाह इनकी सीबीआई और ये बनाने के नाटक करते हैं। 100 करोड़ की बात हुई है, वसूली नहीं हुई है। सबीर भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपके नेता छगन भुजबल भी अंदर गए थे। तो जो पार्टी आतंक करप्शन डूबी हो, जो पार्टी आतंक करप्शन में डूबी हो, उसके लिए कहने ही क्या। और मैं कहता हूँ चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, आप करप्शन नहीं करेंगे तो आपको किसी बात का डर नहीं है। आज को किसी बात का आंच नहीं होता है, लेकिन आप सरकार में शामिल ही होते हैं लूट के लिए। आप जब सरकार में शामिल ही होंगे खतरों के लिए, आप जब सरकार में शामिल ही होंगे करप्शन के लिए, तो जो करनी है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना सबीर भाई। सबीर भाई, कर्मों का फल भुगतना होता है। सबीर भाई, कर्मों का फल भुगतना होता है। को बेईमान नहीं कहते। और जिस जेल का आप उदाहरण दे रहे हैं उस जेल में अरविंद जी देखिए, अगर ऐसे करना होगा या ऐसे बात करनी होगी तो दोनों के पास आरोपों की फेहरिस्त होगी। मुझे लगता है आप लोग इतने पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, लेकिन अरविंद जी जिस तरह शबीर साहब कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल करके आप लोग अननेसेसरी पॉलिटिक्स, माफी का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि संजय राउत को भी कल ही बोला गया कि आज ईडी के सामने पेश होना है, समन भेजा गया। ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां दरअसल बीजेपी के इशारे पर चल रही है? ऐसा है कि ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। जहां तक संजय जी की बात है, उनके पत्नी को पहले भी जा चुका है ईडी का नोटिस, और पहले से ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। उसी प्रक्रिया में अब ईडी को लगता है कि संजय राउत जी से भी पूछताछ होनी चाहिए, इसलिए उसने संजय राउत जी को भी नोटिस दिया है। लेकिन संजय राउत जी के परिवार को जो नोटिस गया है कोई आज का नहीं है, कोई 1-2 महीने पहले का नहीं है, ये वर्षों पहले का है। तो ईडी का पुराना जांच है वो चल रहा है, उस प्रक्रिया में है। अब ये तर्क संगत बात नहीं हो सकती है ना कि आपके ईडी जांच न करे, आप राजनीति में है तो, आप सत्ता में है तो ईडी जांच न करे। ईडी को अपना काम करना चाहिए, आप अपना काम करिए। यदि सत्य के आप साथ हैं और 5 साफ हैं तो आपको ईडी से नहीं डरना चाहिए। ईडी कुछ पूछे तो जवाब दीजिए, और फैसला तो कोर्ट को लेना है ना, तो आप डरते क्यों हैं? डरना ये दिखाता है कि आपने करप्शन किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी। शब्बीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया पर आने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 2:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र कैबिनेट की ये बेहद अहम बैठक दोपहर 2:30 बजे बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक दोपहर 2:30 बजे ये कैबिनेट बैठक रखी गई है।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सियासत के बीच एनसीपी सक्रिय हो गई है। शरद पवार कर सकते हैं पार्टी नेताओं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासत के बीच एनसीपी सक्रिय हो गई है। शरद पवार कर सकते हैं पार्टी नेताओं के साथ बातचीत। शरद पवार ने नेताओं के साथ एक बैठक भी बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल इसमें शामिल होंगे। पवार के बंगले पर एनसीपी की यह बैठक रखी गई है। तो देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक और उधर शरद पवार ने भी नेताओं की बैठक बुलाई है। सहयोगी पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। पीयूष, एक तरफ उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इधर शरद पवार भी अपने नेताओं से बातचीत करेंगे, उन्होंने भी बैठक बुलाई है। यानी लगता है कि इस बार कोई कमाल हो पाएगा। हालांकि कुछ होता नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन बैठक की औपचारिकताएं लगातार चल रही हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो आपात बैठक कैबिनेट की बुलाई है, निश्चित तौर पर यह बैठक इसलिए आहूत की गई है क्योंकि जिस तरह से जो निर्णय 22, 23, 24 को लिए गए, उसके बाद राज्यपाल के सचिव की तरफ से एक पत्र भेजा गया है सरकार को। तो ऐसे में उन निर्णयों के संदर्भ में इस बैठक में चर्चा होगी, साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि तमाम पोर्टफोलियो कल ही बदल दिए गए हैं, तमाम मंत्रियों के पोर्टफोलियो वापस ले लिए गए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं। तो आज की ये बैठक इसलिए खास है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही बैठकों का दौर महाराष्ट्र में शुरू है। पहली शिवसेना की अनौपचारिक बैठक एक हुई है, उसके बाद अब एनसीपी के तरफ से बैठक आहूत की गई है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भी आज कोई मंत्रणा और कोई बैठक होगी और एनसीपी की भी बैठक होगी। तो इन दोनों बैठकों के बाद तमाम ऐसी चीज़ें हैं और तमाम तस्वीरें हैं, कुछ धुंध शायद हटती नजर आए कि अब आगे की स्थिति क्या होगी महाराष्ट्र की। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम जो चल रहा है। तो ये है महासंकट में, अब क्योंकि गवर्नर की एंट्री हो चुकी है, उद्धव से जवाब मांगा गया है। 22 से 24 जून के बीच कितने सरकारी ऑर्डर जारी किए गए हैं, उद्धव ठाकरे से ये जवाब मांगा गया है। 3 दिन में जारी सभी सरकारी आदेश की जानकारी दें, क्योंकि इससे पहले आपको याद है राज्यपाल कोविड पॉजिटिव थे। डिस्चार्ज होने के बाद आप देखिए कि अब क्योंकि इस महासंकट में गवर्नर यानी राज्यपाल की एंट्री हो चुकी है, तो उसके बाद क्या रहा ये आपको बता रहे हैं। बीजेपी की शिकायत पर उद्धव ठाकरे से जवाब मांगा गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि राज्यपाल की एंट्री होने के बाद स्थिति किस तरह से बदली है। उद्धव से जवाब मांगा है। महाराष्ट्र में 48 घंटे में 160 सरकारी ऑर्डर्स जो है वो निकाले गए। 20 से 23 जून के बीच 182 ऑर्डर निकाले गए। 22 से 24 जून के बीच कितने सरकारी ऑर्डर जारी किए गए हैं, राज्यपाल ने ये जवाब मांगा है उद्धव ठाकरे की सरकार से। 3 दिन में जारी सभी सरकारी आदेश की जानकारी दें, ये राज्यपाल ने कहा है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद जब डिस्चार्ज हुए अस्पताल से, तो सीधा आकर महाराष्ट्र के संकट पर जवाब मांगा है। तारीख और ऑर्डर आपको बताते हैं। 17 जून और 107 ऑर्डर पास किए गए। यहां 20 जून की बात कर ले तो 28 सरकारी ऑर्डर पास किए गए हैं। इसके साथ ही देखिए 21 जून की बात करें तो 66 ऑर्डर पास किए गए हैं। सरकार ने ताबड़तोड़ ऑर्डर पास करे हैं। इन दिनों में 22 जून को 44 सरकारी ऑर्डर पास किए गए हैं और ये वही ऑर्डर्स हैं जिनको लेकर राज्यपाल ने जवाब मांगा है। तारीख 23 जून और 43 ऑर्डर जारी किए गए। सरकारी ऑर्डर्स की संख्या आपको बताई जा रही है। 17 जून को 107 ऑर्डर पास किए गए और यही वो चीज है, आपको याद होगा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कहा जितने ऑर्डर पास करने हैं कर लीजिए, 3 से 4 दिन की आपकी सरकार है और उसके बाद हम विपक्ष में जो अभी बैठे हैं वो वक्त खत्म हो जाएगा। और इसी तरह महाराष्ट्र की जो सियासत है वो हर पल बदल रही है। अब आने वाले वक्त में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।